हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोनी क्लासेस। आज हम भाषा के कार्य को पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने भाषा शिक्षण के सिद्धांत को पढ़ा था। इस क्लास में हम भाषा शिक्षण के कार्य या भाषा के क्या कार्य होते हैं उसे पढ़ेंगे। भाषा के कार्य को पढ़ने से पहले भाषा आखिर होती क्या, हम यह जान लेते हैं। जो भाषा होती है वो भावों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम होता है। भाषा के क्या कार्य हैं? तो भाषा के 5 आधारभूत कौशल होते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और साथ ही साथ चिंतन करना भी होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार चिंतन करता है। भाषा हमारे इसी बौद्धिक क्षमता की अभिवृत्ति है। क्योंकि जब भी आप अपने मस्तिष्क में तर्क वितर्क करते हैं या कुछ भी करते हैं तो सोचते हैं कि वो कैसे किया जाए, तो वही जो सोच है वो चिंतन कहलाता है। भाषा 2 प्रकार के होते हैं। पहला अनौपचारिक भाषा, दूसरा औपचारिक भाषा। अनौपचारिक भाषा। अनौपचारिक भाषा का तात्पर्य होता है जिसका जो विकास होता है समाज में स्वाभाविक रूप से होता है। बालक जो होते हैं दूसरों के साथ व्यवहार रख कर अनौपचारिक ढंग से भाषा सीख लेते हैं। जैसे उनके माता-पिता हो गए, घर परिवार हो गया, परिवेश हो गया, समाज हो गया, जनसंचार हो गया। अनौपचारिक रूप से कहने का मतलब है कि भाषा जो होता है बच्चे इसमें स्वाभाविक रूप से सीख जाते हैं, इन्हें अर्जित कर लेते हैं अपने परिवार से, अपने माता-पिता से। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है। दूसरा होता है औपचारिक भाषा। औपचारिक भाषा का तात्पर्य यह होता है कि जो जानबूझकर विचारपूर्वक बोली जाती है, जो क्षेत्र के पढ़े-लिखे समाज द्वारा स्वीकृत भाषा होती है, उसे औपचारिक भाषा कहते हैं। यह भाषा शिक्षालय, चर्च, संग्रहालय में या पुस्तकालय जो होता है, आर्ट गैलरीज़ जो होते हैं उनकी जो पुस्तकें होती हैं ये सब आते हैं इसमें। इसमें जो होता है औपचारिक भाषा में इसे दूसरों की सहायता से सीखते हैं और जो अनौपचारिक होता है वो भाषा अर्जित कर ली जाती है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, औपचारिक एवं अनौपचारिक समूह योजना किस शिक्षण के रूप में आती है? समस्या समाधान में, मस्तिष्क उद्वेलन में, परियोजना में या सामाजिक अभिव्यक्ति में? तो इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क उद्वेलन यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग। अब हम ये जान लेते हैं कि मातृभाषा होती क्या है। मातृभाषा, राजभाषा, राजभाषा ये आखिर होती क्या है? मातृभाषा वह रूप होता है भाषा का जिसे बालक सबसे पहले अपने परिवार में रहकर सीखता है। जैसे अनौपचारिक भाषा में हमने बताया था कि वो अपने परिवार से अर्जित कर लेता है, उनके साथ रहता है, उस परिवेश में रहता है और धीरे-धीरे वह भाषा सीख जाता है। दूसरा होता है राजभाषा। तो राजभाषा आखिर होता क्या है? तो किसी प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा उस राज्य के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं उसे हम राजभाषा कहते हैं। और जो तीसरा होता है राजभाषा, तो सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। एक क्वेश्चन रहता है, हिंदी हमारी मतलब कौन सी भाषा है? वो एक राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है? तो हिंदी जो होती है वो हमारी राजभाषा होती है। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। मातृभाषा जो होती है इसमें बच्चे जल्दी सीखते हैं क्योंकि विद्यालय में अगर आप जो सिखाया जाएगा उसे मातृभाषा से रिलेट करके अगर हम सिखाएंगे तो बच्चों को जल्दी समझ में आता है। इससे क्वेश्चन भी आता है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम जो होता है मातृभाषा होनी चाहिए जिससे बच्चे जल्दी सीखते हैं। फिर आता है भाषा शिक्षक के कार्य। भाषा शिक्षक के कार्य कैसे होने चाहिए? तो भाषा शिक्षक के जो कार्य होने चाहिए वो बच्चों को भाषा के विविध स्वरूपों और प्रयोगों से परिचित कराना चाहिए। कहने का मतलब है कि यहाँ पे बच्चों को सरल से कठिन की ओर ले जाना चाहिए। जो चीज़ उन्हें पहले सरल में सिखाई जाएगी फिर धीरे-धीरे आगे बढ़ते हुए उनको कठिन की ओर ले जाएंगे। उनकी प्रीवियस नॉलेज से जोड़ते हुए भी पढ़ाना चाहिए जिससे उन्हें थोड़ा समझ में आए, उन्हें इंटरेस्ट आएगा कि अच्छा ये तो मुझे आता है, उसके बाद मुझे जो आप बताइएगा उससे रिलेट करके वो सीखते जाएंगे। इससे उनमें रुचि उत्पन्न होगी। दूसरा जो पॉइंट है वो है शिक्षक को भाषा पढ़ाते समय भाषा का प्रयोग सरल और सामान्य बोलचाल का करना चाहिए। जो शिक्षक का जो भाषा होना चाहिए वो सरल और सामान्य होना चाहिए। अगर आप ऐसे वर्ड का प्रयोग करेंगे वहाँ पे जिन्हें वो समझ ही नहीं पाएंगे तो उन्हें मुश्किल होगी, इसीलिए आपको सामान्य बोलचाल का ही भाषा को प्रयोग करना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है वो है अध्यापक अध्यापिका की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों की भाषा प्रयोग के लिए आदर्श स्वरूप प्रस्तुत करे। चौथा पॉइंट है भाषा शिक्षक को कक्षा और कक्षा से बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि आप बच्चों को कक्षा में भाषा शिक्षक का प्रयोग तो करवाइए ही साथ आप बाहर उनके दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें भाषा प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। 5वां पॉइंट है, कक्षा में भाषा वातावरण अर्थात समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण के लिए भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाने के साथ बेझिझक भाषा प्रयोग के अवसर को उपलब्ध कराना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो टीचर हो वो इस तरह का परिवेश, इस तरह का समृद्ध परिवेश दे बच्चों को, ताकि वो बेझिझक भाषा प्रयोग कर सके। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये आपका पहला टॉपिक था चैप्टर 3 का। और चैप्टर 3 जो है वो 2 टॉपिक से मिलकर बना हुआ है। जो पहला टॉपिक है वो भाषा के कार्य है और जो दूसरा टॉपिक है वो है सुनने और बोलने की क्या प्रमुख भूमिका होती है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे सुनने और बोलने की प्रमुख भूमिका के साथ। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।